मैं आरबी प्रजापति, सेवानिवृत्त आईएएस, आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण और सियासी दाव पेच के संबंध में संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूंगा। अभी पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण है उसका जो है पेच माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय जबलपुर में फंसा हुआ है और जिसको लेकर के काफी कुछ सियासी दाव पेच हो रहे हैं और जो भी रूलिंग पार्टीज यहाँ पर मध्य प्रदेश में रही हैं या है वो एक दूसरे को लांछन लगा करके अपनी अपनी क्रेडिट लेना चाहती हैं। वस्तुतः यदि हम ओबीसी रिजर्वेशन के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि उस पर आकलन करें तो स्थिति ये होती है कि जहां तक भारत के संविधान का प्रश्न है तो संविधान में तो बाकायदे प्रोविजंस ओबीसी के लिए दिए हुए हैं और उन प्रोविजंस के अनुसार राज्य सरकारों को भी जो है एडेक्वेट आरक्षण देने के लिए जो है प्रावधान संविधान में है। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और उसके बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा आदेश हुआ कि अधिकतम जो सीमा है वो 50% की सीमा जो है मान्य होगी। तदनुसार उस समय चूंकि पूर्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनकी आबादी उस समय पूर्व से ही 15% और 7.5% थी, तो इस तरह से इन दोनों वर्गों के लिए 22.5% का आरक्षण केंद्र की सेवाओं में पहले से था और बाद में जब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू हुआ तो 50% की सीमा में जो 27.5% की सीमा जो बच रही थी वो 27.5% अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार की सेवाओं में लागू हो गया। अब दाव पेच इस प्रकार से फंसता है कि केंद्र सरकार के लिए मापदंड तो उस समय तय हो गए सरकारी नौकरियों में, लेकिन जो राज्यों की स्थिति है वो राज्यों की स्थिति अलग अलग प्रकार से है और मध्य प्रदेश की स्थिति भी यदि हम जातिवार उसकी वर्गवार जो है कुछ जनसंख्या का आकलन करते हैं तो उसकी स्थिति भी अलग अलग है। मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में करीब अनुसूचित जाति करीब 16% है 2011 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत करीब 21.1 है और जो ओबीसी का है, यद्यपि ओबीसी की कोई जनगणना सेंसस 2011 में उस तरह से तो नहीं हुई थी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जो जानकारी प्रस्तुत की थी उसके अनुसार 50.9% जो जनसंख्या है वो जो है ओबीसी की है। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या की स्थिति है और जो राज्य सरकारों को इसमें आरक्षण के संबंध में जो निर्देश दिए हुए हैं उसमें यह है कि इसमें जो संविधान का अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 15(4) में यह प्रोविजन दिया हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। इस प्रकार से अनुच्छेद 15(4) में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि राज्य सरकारें जो है स्पष्ट रूप से जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है बना सकेंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 15(4) में तो यह स्थिति स्पष्ट ही है कि इसमें राज्य सरकारों को अपने जो है राज्य में इस तरह के नियम कानून बनाने के जो है प्रावधान है।
दूसरा है जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 16 है। 16(4) के अंतर्गत यह व्यवस्था दी हुई है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। इस प्रकार से राज्य सरकार को अनुच्छेद 16(4) में बिल्कुल स्पष्ट जो है ये अधिकार दिए हुए हैं कि जो बैकवर्ड जो क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, उन नागरिकों के लिए राज्य सरकार जो है उनका पर्याप्त ढंग से प्रतिनिधित्व हो, इस प्रकार का जो है वो प्रोविजन बना सकते हैं। तो राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह बिल्कुल पूरा अधिकार दिया हुआ है। और एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए ओबीसी की जो आबादी है, वो जो अभी राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी, उसमें उन्होंने 50.9% बताया हुआ था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की जो है व्यवस्था की गई है। और क्या जो है संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जो राज्य सरकार ने 27% ओबीसी का आरक्षण निर्धारित किया है, तो वो क्या एडेक्वेट है, पर्याप्त है? तो राज्य सरकार ने की जो राज्य सरकार है वो तो इन्होंने माना है, और जो यहाँ पर दो रूलिंग पार्टीज रही हैं उन्होंने भी ये माना है कि वो सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से इस बात से सहमत है कि चूंकि जनसंख्या को देखते हुए भी पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का उन्होंने माना है। लेकिन इसके बाद जो है अभी वर्तमान में कुछ ऐसे पदों के लिए यहाँ पर दांव पेंच जो है इस पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के लिए 27% के लिए जो है उलझा हुआ है, और इसमें याचिकाएं पेंडिंग है। अभी जो सियासी दल है वो बड़े बड़े एक दूसरे पर लांछन लगा करके एक दूसरे अपनी क्रेडिट लेने के लिए, दूसरे को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इस तरह से वो अभी भारी भारी डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो अभी माननीय उच्च न्यायालय में अगले जो 20 सितंबर को हियरिंग होना है, उसमें उनके द्वारा बड़े अच्छे सीनियर लॉयर्स जो है एडवोकेट्स वहां पर उनको प्रस्तुत किया जाएगा। तो मेरा तो पर्सनली तौर से ये मानना है कि जो न्यायालय होते हैं वो उनका तो गुण दोषों के आधार पर ही वो निराकरण करते हैं, मेरिट के आधार पर ही जो है निराकरण करते हैं। और कोई भी केस का निराकरण किसी न्यायालय में इस आधार पर नहीं होता है कि कोई वहां सीनियर लॉयर, सीनियर जो है कोई जज वहां पर उपस्थित हो जाए और तर्क कुतर्क करके न्यायालय को प्रभावित कर दे। तो ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है। भले ही वहां पर कुछ मतलब न्यू एडवोकेट्स भी यदि अपीयर होते हैं किसी प्रकरण में, और यदि उनका जो है केस मेरिट पर रहता है, तो न्यायालय तो मेरिट पर ही निराकरण करता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है। और दूसरे इसमें क्या बहस करेंगे, कौन क्या करेंगे, जहां तक संविधान के अनुच्छेद 140 की बात है, तो संविधान का अनुच्छेद जो है 140, संविधान के अनुच्छेद 140 में यह प्रोविजन है कि संविधान के अनुच्छेद 141, संविधान का अनुच्छेद जो 141 है, और संविधान में इस बात का प्रोविजन है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, तो वो निर्णय अन्य जो न्यायालय होते हैं उनके लिए बंधनकारी होता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है वो उसको जो है कानून ही माना गया है, और ऐसी स्थिति में अन्य जो कोर्ट्स होते हैं वो उसके लिए जो है कोर्ट्स के लिए वो बंधनकारी होता है। तो अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 141 यह कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब संपूर्ण जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई कानून यदि घोषित किया गया है तो अन्य न्यायालयों के लिए बंधनकारी होगा। अब ऐसी स्थिति में चूंकि उच्च न्यायालय से निर्णय होना है, तो जो सीनियर लॉयर्स आएंगे, दो सियासी दलों की ओर से जो है रखेंगे, पक्ष रखेंगे,
और जो ओबीसी जो क्लास है उनकी ओर से जो भी एडवोकेट्स हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, और जो अन्य जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो इसको किस आधार पर जो है न्यायालय मानता है? हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जो कि मैंने अभी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ये प्रोविजन तो बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो यह देखें कि संबंधित जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है क्या उनको जो है एडेक्वेट जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। तो राज्य सरकार ने, हालांकि खुद ही राज्य सरकार ने ये बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आबादी है वो करीब 50.9% है, और 50.9% की आबादी में से उन्होंने एडवोकेट 27% जो है रिजर्वेशन को पर्याप्त माना है। तो मैं ये समझता हूं कि उसको और भी राज्य सरकार जो है पर्याप्त में तो 27% की जगह 50 भी कह सकते थे, 40 भी कह सकते थे, और नीचे कहने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो संविधान के अनुसार तो ये प्रोविजन है कि पर्याप्त होना चाहिए। अब पर्याप्त यदि मतलब जो है इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और दूसरे है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हर उसमें आता है कि शायद अगली बार निर्णय हो जाएगा। लेकिन मेरा तो ऐसे प्रकरणों में मानना तो यह है कि यदि सियासी दल ये वास्तव में मानते हैं और उन्होंने ये मांग करके चल लिया है कि नहीं हम 27% जो है ओबीसी को आरक्षण देंगे, तो मेरे समझ में तो यह है कि यदि संभवतः, मुझे तो थोड़ा सा पर्सनली तौर से जो मेरा आकलन है संविधान के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय के कानून को जो है ही माना गया है और सबऑर्डिनेट कोर्ट उसी को मानने के लिए बात है, तो फिर उसके अनुसार यदि है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि शायद जो है जो ओबीसी का आरक्षण 27% शायद लागू होने में बड़ी दिक्कत होगी। और दूसरे ऐसे कैसे एकदम स्वीकार कर लिया जाए कि यदि उच्च न्यायालय से ये मान भी लिया जाता है या ओबीसी वर्ग के पक्ष में इस बात का निर्णय दे दिया जाता है कि 27% का जो आरक्षण है वो जेन्युइन है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिवेदित दुखी पक्षकार हैं, तो दुखी पक्षकार नो डाउट कोई शंका वाली बात ही नहीं है कि वो भी सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मामला अभी जो है उच्च न्यायालय में उलझा हुआ है, उसके बाद जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उलझ जाएगा। तो ये बरसों चलता रहेगा और केवल इस आधार पर जो है किसी की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इसमें सियासी दाव पेच के अलावा जो है यदि पार्टी वास्तव में सही ढंग से उसको क्रियान्वित करने के लिए बात करती है तो उन्हें तो केंद्र सरकार को ही प्रस्ताव कायदे से जो है भेजना था कि केंद्र सरकार में इस बात का संशोधन हो जाए कि राज्यों की स्थिति को देखते हुए, चूंकि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या इस प्रकार से प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड या जो भी है वो इस प्रकार से होती है, राज्य सरकार इसको पर्याप्त एडेक्वेट मानती है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो है संसद में ही उसकी जो है यदि स्वीकृति हो जाती है, संसद से स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेटर होगा। बल्कि ये तो मामला शायद जो है उलझा हुआ रहेगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक रिसेंटली आदेश इस बात का जारी किया हुआ है कि जो भी नौकरियां आज विभिन्न विभागों में जो निकलेंगी उसमें 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी का जो है की भर्ती की जाए, और शायद उन्होंने इस आधार पर दिया हुआ है कि एडवोकेट जनरल ने जो उनको अभिमत दिया हुआ है कि अन्य जो है उस पर रोक नहीं है। तो कोई भी न्यायालय पहले से थोड़ा किसी पदों के लिए रोक लगाते हैं, वो तो जब उनके सामने कोई पीआईएल लगती है, कोई पिटीशंस लगती हैं, तभी कुछ न्यायालय जो है निर्णय देते हैं। तो पहले से ना तो कोई जो परिवेदित पक्षकार होते हैं तो अभी तो उनको खुद ही नहीं मालूम है कि कौन से विभाग में कौन सी वैकेंसी निकलने जा रही है। जब भी उसका एडवर्टाइजमेंट होगा और जब भी उनका प्रतिनिधित्व जो है लगेगा कि ये 50% का उल्लंघन कर रहा है, तो उस समय जो है उच्च न्यायालय में चले जाएंगे। तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है, ये तो केवल जो है एक सांत्वना के लिए है कि केवल सांत्वना दीजिए। बाकी जो है जब भी एडवर्टाइजमेंट होगा तो फिर कोई भी जो प्रतिनिधित्व पक्षकार है जा सकता है। तो मेरा तो ऐसे प्रकरणों में खासतौर से मध्य प्रदेश में जो अभी इस तरह का घमासान मचा हुआ है और ओबीसी की जो आबादी करीब प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड माने तो 50-51% के बीच में है, और ऐसी स्थिति में 27% का जो रिजर्वेशन है उसमें भी उनको दिक्कत है।
हालांकि कुछ दिक्कतें इस कारण से भी इस प्रदेश में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जो जनजाति की आबादी है वो केंद्र में तो 7.5% उसका रिजर्वेशन है, क्योंकि उस समय 7.5% आबादी थी। हालांकि केंद्र के हिसाब से अभी जो अनुसूचित जनजाति की आबादी है वो करीब 8% हो गई है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में चूंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत अत्यधिक है और करीब 21% समथिंग कुछ आबादी 2011 की जो है जनगणना के अनुसार है। तो चूंकि राज्य सरकार ने पहले से ही ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति को 21% का रिजर्वेशन जो है उसमें पदों में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रकार से उसको बांट करके या जिलेवार भी बांटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी के लिए 13-14% का जो स्थिति बनती है वो उस मामले में 50% की सीमा से डिफेक्टिव बनती है। लेकिन यदि हम समग्र रूप से लें तो फिर वो ओबीसी की आबादी तो 50-51% है और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत उसमें एडेक्वेट पर्याप्त प्रभुत्व की बात कही गई है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकारें होती हैं उन्हें सियासी कोई निर्णय न लेते हुए और केवल ये कि हम बड़े वकील कर लेंगे, बड़े एडवोकेट आएंगे, तो ये तो मेरिट के आधार पर होता है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि इस संबंध में यदि उनको कोई ठोस कार्रवाई करना है, और ऐसा पहले भी हुआ है कि जब कोई लॉ किसी प्रकार से बाधित होने वाली बात आई है तो वो संसद से ही फिर उसकी जो है समस्या निपटी है। इस मैं वीडियो में केवल इतना ही